और सबसे पहले बात रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी की। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आजकल रांची में अपने परिवार के साथ टाइम बिता रहे हैं। धोनी की पत्नी साक्षी धोनी ने इंस्टाग्राम में एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वो रांची के अपने फार्म हाउस में घोड़े चेतक को मालिश करते नजर आ रहे हैं। 11 महीने का चेतक आराम से लेटा हुआ है और माही उसके पूरे शरीर पर प्यार से थपथपाते हुए मालिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि धोनी को जानवरों से खास लगाव है और हाल ही में उनके घर में घोड़े चेतक की एंट्री हुई है। और अब बात करते हैं चक्रवाती तूफान यास की, जो झारखंड से तो गुजर गया लेकिन अपने पीछे छोड़ गया बर्बादी के निशान। साहिबगंज में रिकॉर्ड बारिश हुई है। यहां कृषि विज्ञान केंद्र के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 288.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। शहर के निचले इलाकों के घरों के साथ साथ NH80 के दोनों ओर की जो दुकानें वहां पानी घुस गया है। भारी बारिश से पूरे जिले में तबाही का मंजर दिख रहा है। पहाड़ से उतरी पानी की तेज धार ने जहां सदर अस्पताल की बाउंड्री तोड़ दी, तो वहीं साहिबगंज कॉलेज के हॉस्टल में भी पानी घुस गया है। परेशान लोगों ने प्रशासन से जल्द मदद पहुंचाने की गुहार लगाई। तो तस्वीरें में आपको साहिबगंज की दिखा रहे हैं, जहां 24 घंटे में 288.8 मिलीमीटर बारिश हुई है और बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि लोगों के घरों तक, अस्पताल में, छात्रावास तक, हॉस्टल तक पानी घुस गया है। तस्वीरों को आप देखिए तो ऐसा लगेगा जैसे मानो नदी बीच शहर में आ गई हो, लेकिन यह बारिश का पानी है। पहाड़ों से गिरा है साहिबगंज और यहां पहाड़ों का पानी तेजी से नीचे आया और बर्बादी देखिए आप कैसे, घरों में, दुकानों में, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। रिकॉर्ड बारिश साहिबगंज में दर्ज की गई है। ये यास तूफान का असर है। अब लोग मदद के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर लोगों की मजबूरी का अंदाजा आप सहज लगा सकते हैं कि पानी की धारा और पानी की तीव्रता को देखकर आप समझ सकते हैं कि पानी कितने तेजी से यहां फैला है। लोगों को मौका तक नहीं मिला, लोगों के घरों तक पानी घुस गया, तो वहीं सदर हॉस्पिटल की दीवार तक गिर गई है। और मिथिलेश सिंह हमारे सहयोगी साहिबगंज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या अब भी यही स्थिति है या फिर पानी निकालने के लिए, या फिर पानी निकल चुका है, या फिर प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था की गई है? पानी सर निकल चुका है, क्योंकि पहाड़ से पानी उतरता है, तो बारिश अभी थम गई है। बारिश थमने के बाद पानी का बहाव कम हो गया पहाड़ से जी, इसलिए हाँ पानी घट गया है, पानी उतर गया है। इसके बाद लोग जो है अपने उपायुक्त के आदेश से दुकानों को साफ सफाई कर रहे हैं। क्या नुकसान भी हुआ है मिथिलेश? हाँ, नुकसान सब दुकानदारों को हुआ है सर। सामान सब कमर भर पानी में सब डूब गया था। तो नुकसान तो हुआ है सब। अब साफ सफाई में लगे हुए हैं। लगने के बाद उपायुक्त ने आदेश दिया है कि सब लोग सभी दुकानें खोलकर अपना साफ करें और सामान को बचा लें। यानी यहाँ लॉकडाउन को लेकर कोई पाबंदी नहीं है, यानी लोग अपने दुकान को साफ कर सकते हैं। आदेश उपायुक्त की तरफ से आ गया है। आ गया है कि लॉकडाउन का कोई ये नहीं, उसकी खबर अलग, मतलब विजुअल उनका भेज रहे हैं थोड़ी देर में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, क्या यास ने तूफान ने क्या अपना असर दिखाया है। साहिबगंज की इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए। ऐसा लग रहा है जैसे बीच शहर में कोई नदी आ गई हो, नदी बह रही हो, लेकिन ये तस्वीरें बीच शहर की हैं। जो पहाड़ों से होता हुआ पानी जो है बारिश का, वो शहर में आ गया। क्या घर, क्या दुकान, क्या अस्पताल, क्या NH, सभी जगह पानी ही पानी नजर आया। हालांकि बारिश रुक गई है और पानी जो है धीरे धीरे निकल गया। लोग अपने दुकानों के अंदर से पानी निकाल रहे हैं, सब चीजों को अब साफ कर रहे हैं। चक्रवाती तूफान यास तो गुजर गया है, लेकिन उसके तबाही के निशान अब दिखाई देने लगे हैं। तेज हवा और बारिश के बाद जहां नदी में उफान है, तो वहीं कई घरों में नदी का पानी घुस गया। वहीं कई जगह पेड़ गिरने के कारण यातायात भी बाधित है। चक्रवात से जिले भर में बिजली व्यवस्था भी पूरी तरह चरमरा गई है। रामगढ़, गुमला, जामताड़ा और जमशेदपुर की तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाएंगे यास तूफान तो चला गया, लेकिन अपने पीछे बर्बादी का जो मंजर छोड़ गया, जो तबाही के निशान छोड़ गए हैं, उन्हें
आप इनके जरिए समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इधर रांची के तमाड़ में एक पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। हाराडी बुढ़ाडी पुल के गिरने से हजारों लोगों की लाइफलाइन कट गई है। लोगों का कहना है कि पुल का निर्माण के वक्त भारी अनियमितता बरती गई। इसकी वजह से पुल 6 साल में ही गिर गया। दरअसल दलदल में ही पुल का पिलर बनाकर पुल का निर्माण किया गया। इतना ही नहीं, ठेकेदार ने घटिया क्वालिटी के सरिये का इस्तेमाल भी किया था। उस वक्त ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, लेकिन ठेकेदार ने किसी की नहीं सुनी। बुढ़ाडी यहाँ पे बगल में एक काफ़ी मान्य मंदिर है, लोग काफ़ी श्रद्धा है, उससे ये पुल जुड़ा हुआ है। और ये पुल का जहाँ तक हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई है कि ये पुल को बने हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 3-4 साल हुआ है इस पुल को बने हुए। और 2-3 दिन पहले हम लोग रेगुलर इस एरिए में गश्ती वगैरह हम करते हैं, इंस्पेक्टर बुंडू के साथ में हम लोग यहाँ पे परसों आए भी हुए थे। इस पुल से हम लोग गुजरे भी हैं। हम लोग सामान्यतः यहाँ उतर के, ये थोड़ा इंटीरियर क्षेत्र है तो हम लोग आसपास जब इधर से हमारी गश्ती गुजरती है या हम लोग गुजरते हैं तो थोड़ी देर हम लोग रुक के आसपास नज़र भी डाल लेते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है। और कल दोपहर में जानकारी प्राप्त हुई कि अचानक से यह पुल ढह गया है। हारीडी पुल आखिरकार गिर ही गया क्योंकि इसके निर्माण में बरती गई अनियमितता इसकी बड़ी वजह बनी है। और साफ तौर से वो देख सकते हैं जो ब्रिज के पिलर में जो छड़ लगी हुई है उसकी भी स्थिति क्या है, वो कितनी पतली है, जो बताती है कि कहीं ना कहीं कार्य में, निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई। वहीं पर बारू उत्खनन जो कि माइनिंग का काम है, यहाँ पर धड़ल्ले से जारी था। कई दिनों से यहाँ पर आए दिन करीब 100 गाड़ियां जो है प्रतिदिन यहां से बालू उठाव हो रहा था। वो भी इसकी वजह रही कि ब्रिज जो है आज धराशायी हो गया। इस बुंडू तमाड़ इलाके में ये कहीं ना कहीं पुल जो थी वो लाइफलाइन का काम कर रही थी, लेकिन पुल के धराशायी होने से ग्रामीण भी परेशान है। कैसे गिर गया पुल, क्या जानते हैं, क्या लगता है? और ये कमजोरी है, बना हुआ देखिए, छोड़ भी ऐसा लगा हुआ है, इसमें काम में भी कमजोरी हुआ इसलिए गिर गया, यही बात है। हाँ, तभी तो ये फिर से एक बार ये इसका चबूतरा नीचे फिर एक बार दोबारा से बनवाया था। उसको पता था कि ये कमजोर है। हाँ, फिर देखिए वो बनाया हुआ है दूसरा चबूतरा नीचे, वैसे ही उसमें भी बनाया था, दोनों में बनाया था कि ये कमजोर लग रहा था उसको भी। तो जाहिर तौर पर ब्रिज का उद्घाटन भी नहीं हुआ और न ही अप्रोच रोड पूरा बन पाया, लेकिन ब्रिज जो है वो धराशायी हो गया क्योंकि निर्माण कार्य में लापरवाही थी। अवैध बालू की जो उगाही थी यहाँ से माइनिंग की, वो भी इसकी बड़ी वजह है। अब पूरे मामले की जांच की जाए और कहीं ना कहीं इसमें जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह के ब्रिज जो हैं वो दोबारा इस तरह की घटना न दोहरा पाए। इस तरह के ब्रिज के निर्माण कार्य में जो लापरवाही है वो कहीं और न बरती जाए। हालांकि ये एक बात इसमें बहुत अच्छी रही कि इस ब्रिज पर उस वक्त कोई आ जा नहीं रहा था, जिस वजह से जान माल की क्षति नहीं हुई, आर्थिक नुकसान जरूर हुआ है। और इसे लेकर अब सरकार को भी गंभीर होना होगा और कहीं ना कहीं प्रशासन को भी गंभीरता से लेना होगा कि अवैध माइनिंग जो है वो इस इलाके में बंद हो, तभी इस तरह के चीजें जो है वो दोबारा नहीं होंगी। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। यास चक्रवात को लेकर 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से आज तेनुघाट डैम का एक फाटक खोल दिया गया। इससे 1800 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। तेनुघाट डैम में पानी स्टोरेज की क्षमता 852 फीट है, लेकिन इस समय इसमें 846.20 फीट पानी है। बीते 24 घंटे में तेनुघाट में 60.2 मिलीमीटर वर्षा हुई। आपको बता दें कि तेनुघाट डैम में 10 फाटक हैं, जिसमें 10 रेडियल और 8 अंडर गेट फाटक हैं। और देखिए, देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए और इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक यह महामारी है
आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है, मजाक नहीं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। रांची के हेल में भूमाफिया एक 80 साल की बुजुर्ग महिला की जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। भूमाफियाओं के साथ ब्लॉक के रजिस्ट्रार ऑफिस के कुछ कर्मचारी भी उनका साथ दे रहे हैं। बुजुर्ग सरस्वती देवी बताते बताते उनकी आंखें नम हो जा रही हैं। अभी बूढ़ समय ने हमके कौन निसन बाधा डाल रहे से कम कैसे कहियो, हम देश बेसी बात नहीं बोले पार, हम इतने करने समझ लिया तो बात। सरस्वती देवी का हेहल अंचल के बजरा मौजा में 10 एकड़ 86 डिसमिल जमीन है, लेकिन इस जमीन के टुकड़े पर जमीन दलालों की नजर पड़ गई, जिस वजह से आज ये साहू परिवार सख्ती में है। 1938 का डेट दिखाकर जमीन पर 77 साल बाद एक पक्ष ने अपना दावा ठोका है। हालांकि सेल डीड की जिस पृष्ठ को रजिस्टर में बताया गया, वहां से वो पेज ही गायब है, जिस कारण इस पूरे मामले में ब्लॉक और रजिस्ट्रार ऑफिस की मिलीभगत होने के संकेत मिले हैं। इस जमीन के टुकड़े को लेकर दोनों पक्षों का मामला सीओ और डीसीएसएलआर तक पहुंचा। सेल डीड का रिकॉर्ड रूम से गायब होने के कारण साहू परिवार को उसका लाभ मिला, लेकिन इसके बाद भी भूमाफियाओं ने एक नई साजिश रची और डीसी कोर्ट में जमीन की जमाबंदी करवा ली, जिसके लिए उन्होंने ग्राम सभा का सहारा लिया। पूरे मामले को लेकर साहू परिवार अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है, क्योंकि जमीन माफियाओं की इस साजिश से उनके हिस्से की 7 एकड़ से ज्यादा भूमि उनके हाथों से फिसलती नजर आ रही है। बाधा डाल रहे से कम कैसे कहियो, हम देश बेसी बात नहीं बोले पार, हम इतने करने समझ लिया तो बात कि कौन ऐसा चढ़ इतना इतना हमर नाती पुती सब हमार जवान बूढ़ा बुढ़ी हो गए थे, बाल बच्चेदार सब हो गए तक ले हम वहाँ उपजा खाली। अब आज कौन ऐसा आदमी ऐसा चढ़ गलक है जबरदस्त, कौन रुपया वाला है, हम इन तब कमजोर है बाबू। मामले को लेकर साहू परिवार ने बताया कि 2015 में उन्होंने जमीन की रसीद कटवाने की सीओ ऑफिस में आवेदन किया था और उसी वक्त सीओ ऑफिस के कर्मचारी की वजह से ये जमीन दलालों की नजर में आ गई। फर्जी डीड बनाकर जमीन पर कब्जे की साजिश में जुट गए। जमीन का जो डीड बनाया गया उसमें दिखाया गया है कि सीताराम साहू ने इस जमीन को सिलागाय के रूप नारायण सिंह को वर्ष 1938 में बेच दी थी, लेकिन उसके बाद कभी भी उस पक्ष के द्वारा जमीन पर कब्जा नहीं किया गया और अब अचानक 2015 में उस जमीन पर दाखिल खारिज को लेकर सीओ ऑफिस में आवेदन दिया, जिसके बाद पूरा मामला प्रकाश में आया। 14-15 से पहले इसको सब कोई मिलके इसको बंटवारा करके जमाबंदी के लिए हम दिए थे। तो उस समय अली बख्श करके एक कर्मचारी था, एक सीआई था, वो एक कर्मचारी को दिया कि इसको जल्दी रिपोर्ट करो और इसको हम लोग जल्दी रसीद की माल निर्धारण करके रसीद काटना है। लेकिन वो काम नहीं करके तो सम अम्बस्टा करके था, वो क्या किया कि भूमि माफिया को जमीन का पेपर दिखा दिया कि इतना बड़ा प्लॉट है, आप इसको फैब्रिकेट कीजिए और फिर जाके आप लोग किए। तो सब क्या किया, 1938 का एक फैब्रिकेटेड डीड निकाला और उसी के में प्रवीण कुमार करके एक सीओ थे, उनके यहाँ अप्लाई किया मोटेशन के लिए उस डीड के आधार पर। तो प्रवीण कुमार देखेंगे तो फैब्रिकेटेड डीड है, जाली है, वो तुरंत इसको खारिज कर दी। हालांकि पूरे मामले पर न्यूज 18 दूसरे पक्ष से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वह कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं हुए। वहीं उपायुक्त के पक्ष लेने की कोशिश की, लेकिन वह भी ऑन कैमरे में नहीं बात की। ऐसे में सवाल है कि आखिर कौन सही है। बहरहाल मामले की जांच के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन भूमाफिया के साथ सरकारी कर्मियों की मिलीभगत हर किसी को हैरान कर रही है। रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। कोरोना को रोकना है तो वैक्सीन जरूरी है और इसके लिए रिलायंस भी इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। 15 जून तक अपने सभी मौजूदा और रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों और उनके परिजनों को मुफ्त टीका लगवाने का रिलायंस ने ऐलान कर दिया है।
अस्पताल, ऑक्सीजन और अब वैक्सीनेशन। कोरोना काल के यही अचूक अस्त्र हैं। इससे न सिर्फ जिंदगी बचाई जा रही है बल्कि बढ़ाई भी जा रही है। इसलिए रिलायंस ग्रुप इन तीनों पर विशेष तौर पर जोर दे रहा है। अस्पताल और ऑक्सीजन के बाद RIL अब वैक्सीनेशन को रफ्तार देने में जुट गया है। कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों को कोरोना टीका लगवाने का ऐलान किया है। इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत कंपनी के 13 लाख कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों को कोरोना का टीका लगेगा। कंपनी के इस कदम से राज्यों के टीकाकरण अभियान में भी काफी मदद मिलेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की इस योजना के तहत 880 शहरों में 13 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस योजना में परिवार के सभी सदस्य मतलब पति, पत्नी, माता पिता, दादा दादी, सास ससुर, पात्र बच्ची और भाई बहन को शामिल किया गया है। रिलायंस का यह अभियान सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए तो रिलायंस ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को और उनके परिवार के सदस्यों तक भी टीकाकरण का लाभ पहुंचाने का जिम्मा उठाया है, ताकि देश के ज्यादा से ज्यादा नागरिकों तक जल्द से जल्द वैक्सीन पहुंचाई जा सके। बता दें कि RIL के 3,30,000 से अधिक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को पहले ही टीका लगाया जा चुका है। जो कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य पहले ही वैक्सीन लगवा चुके हैं, उन्हें टीकाकरण के खर्च की पूरी रकम दी जाएगी। रिलायंस कंपनी ने अपने टीकाकरण अभियान को तेज करते हुए बाकी कर्मचारी और परिवार के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज खरीदी है। कंपनी का लक्ष्य 15 जून तक सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों को कोरोना टीका की पहली डोज देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और आगे है खबर दोपहर।